Good morning, students. I hope you all are fine and studying well. बच्चों, we are starting our class with motivational thought. So our thought is, as you will think, as you will become. If you consider yourself weak, then you will become weak, and if you consider yourself strong, then you will become strong. स्वामी विवेकानंद जी का ये थॉट है, आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने को कमज़ोर मानेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे, और यदि आप अपने को ताकतवर मानेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। कहने का मतलब है, जैसा हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं कोई चीज़, वैसा ही हमारे साथ होता है। हम सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे सोचते हैं कि मेरा माइंड इतना तेज़ नहीं है, मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, तो वो अपने माइंड को ऐसा मान लेते हैं कि मेरा माइंड ऐसा है कि लर्न करने की मेमोरी या याद रखने की मेमोरी नहीं रखता है। तो जैसा हम अपने अंदर फील करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हमें अपने आप को स्ट्रांग समझ के उसी के अकॉर्डिंग प्रयास करने हैं, तो कभी भी हम किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं होंगे और अपने निर्धारित लक्ष्य को पा सकेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको कृतिका बुक का रीढ़ की हड्डी कहानी चैप्टर पढ़ाया था। इस बार मैं आपको क्षितिज बुक का पदखंड का ग्राम श्री चैप्टर सुमित्रानंद पंत द्वारा जो लिखा गया है वो पढ़ाऊंगी। तो पहले चलिए हम लोग लेखक के विषय में कुछ जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख लेखक थे। ये हिंदी साहित्य में इनका योगदान जो है अविस्मरणीय है। इनका जन्म 20 मई को कौसामी गांव में हुआ था। सन 1968 में हिंदी में इन्होंने प्रथम ज्ञानपीठ का विजेता रहे थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं ग्रंथि गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगान, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकमाल, लोकायतन, चिदंबरा आदि प्रमुख हैं। ये प्रकृति के चितेरे कवि थे, क्योंकि इन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। बच्चों, बेटा, जैसा कि कविता का शीर्षक है ग्राम श्री, यानी कि ये गांव के बारे में, गांव की सुंदरता के बारे में कविता होगी। सुमित्रानंदन पंत जी की लिखी इस कविता, इसमें गांव का वर्णन किया गया है। ग्राम का अर्थ गांव और श्री का अर्थ उन सम्मान के संदर्भ में लिया गया है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो हमारी कविता दी गई है उसमें फसलों से भरे हुए खेत हैं, दूर तक फसल दिखाई दे रही है, आकाश नीला दिखाई दे रहा है। तो ग्राम श्री कविता जो है, इसमें कवि ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदे पेड़, उनकी डालियाँ और गंगा की सुंदरता, जो गंगा किनारे रेत होती है और उसकी रेत के बारे में वर्णन किया है, जो कि रोमांचित कर रही है। तो हम इसको अपने शब्दों में बताएंगे, इस कविता का क्या अर्थ होता है। देखिए, पहला क्या है, फैली खेतों में दूर तलक। पहला पैरा देख लेते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली।
तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का जिन निर्मल नील फलक। कह रहे हैं कि खेतों में फसल दूर तक लहरा रही है, सुबह के समय है और कवि देख रहे हैं कि आकाश में सूरज चमक रहा है और जो फसल पे वो सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो कवि कह रहे हैं कि खेतों में दूर जहाँ तक नजर जाती है, खेतों में फसल खड़ी दिखाई देती है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। और जो सूरज की किरणें हैं इन पौधों पे, इस हरियाली पे इस प्रकार पड़ रही हैं कि उनकी चमक चांदी की सी जाली के समान लग रही है, जो इन पौधों से लिपट गई हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर, आगे वो कहते हैं कि जो तिनके हैं उनके हरे हरे मतलब रंग के जो है उनका शरीर है, तिनकों का शरीर का मानवीकरण किया है। जब ये हिलते हैं तो क्या दिखता है कि हिलते हैं, हरित रुधिर, हरे रंग का रक्त है रहा झलक। मतलब लगता है कि जब वो हिलते हैं, तिनके हिलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये जो उन पर ठहरा हुआ ओस की बूंदें हैं, ये ओस की बूंदें जो पानी की बूंदों के समान ही हैं और पानी की बूंदें ओस के रूप में हैं और वो पारदर्शी हैं और हरी सतह पर है और हरे रंग की दिखाई दे रही हैं। और जब तिनके हिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ओस की बूंदें उन पर हरे रंग का खून है, खून की बूंदें हैं जो कोई पत्तों पर झलक रही हैं, दिखाई दे रही हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल मतलब श्यामला, भू मतलब पृथ्वी, तल मतलब सतह। बहुत दूर तक जब देखते हैं तो उनको जो आगे की धरती है सांवली सी दिखाई देती है और धरती उस सांवली सतह पर क्या झुका हुआ दिखाई देता है, नभ का चिर निर्मल नील फलक। नभ मतलब आकाश, चिर मतलब हमेशा रहने वाला और निर्मल मतलब बहुत ही स्वच्छ, फलक निर्मल स्वच्छ। कहते हैं एक फलक होता है उर्दू का जिसका मतलब होता है आकाश, ये हिंदी का फलक है जिसका अर्थ है पटल। तो कह रहे हैं कि श्यामले धरती पर मतलब धरती की श्यामली सतह है, उस पर आकाश का सदा नीला रहने वाला स्वच्छ पटल झुका हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, जब बहुत दूर तक देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। बच्चों आप ऐसी जगहों पे देखोगे, जब शांत जगहों पे खेतों में, तो ऐसा ही लगता है कि नभ और आकाश मिल रहे हैं। फिर दूसरा पद्यांश देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा मतलब धरती, रोमांचित सी लगती वसुधा। वसुधा इतनी रोमांचित क्यों है? क्योंकि आई जो गेहूं में बाली, बाली क्या होता है जानते होंगे, गेहूं जब मतलब बीज आ जाते हैं जो कि बाद में गेहूं बन जाते हैं, तो कहते हैं कि जौ की भी बाली इसी तरीके से होती है। तो कहते हैं कि जौ और गेहूं में बाली आ गई है, जिससे धरती जो है बहुत अधिक रोमांचित हो गई है, बहुत प्रसन्न हो गई है। और दूसरी ओर क्या देखते हैं, वो अरहर की जो है खेती है, तो अरहर सनई की सोने की। तो अरहर में जैसे पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं, तो अरहर की दाल के जो पौधे हैं, सन का पौधा होता है जिससे रस्सी बनती है, सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। वो कहते हैं कि अरहर के खेत में और जो सनई जहाँ पे उगाई जाती है,
इस समय वहाँ पर पीले रंग के फूल, दोनों की जो पीले रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे सोने की करधनी है। मतलब करधनी जो आप कमर में बांधते हैं, मतलब फूलों का पीला रंग इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि ये अरहर और सनई की सोने की करधनी है, जो कि उनकी कमर में शोभा दे रही है। कमर में पहने जाने वाले आभूषण को करधनी कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि ये पीले फूल जो हैं सोने की करधनी है, जिनसे धरती की शोभा बढ़ रही है। उड़ती भीनी तैलाप्त गंध, हवा में जो है भीनी भीनी सी, हल्की हल्की सी, तैलाप मतलब तेल वाली, गंध, गंध मतलब जो स्मेल है, गंध है, वो हवा में तेल की हल्की हल्की सी गंध जो है वो किसकी, फूली सरसों पीली पीली, हवा में हल्की हल्की सी गंध है, तेल रूप वाली गंध है, जिससे पता चलता है कि यहाँ सरसों फूल गई है, पीली पीली सरसों फूल रही है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि खेतों में सरसों उगी हुई है और उससे भीनी भीनी से तेल वाली गंध उड़ रही है। तो जब बेटा सरसों फूलती है तो सरसों की एक खास गंध आती है, स्मेल आती है, वो हवा में फैलती है। इसीलिए हम दूसरी तरीके से इसको कह सकते हैं कि खेतों में पीली पीली सरसों फूल रही है और हवा में उसकी तेल की हल्की हल्की सी गंध उड़ रही है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, लो हरित धरा से झांक रही, हरित का मतलब होता है हरा, धरा का मतलब होता है धरती। कहते हैं कि धरा को यहाँ मानवीकरण यूज़ किया है और धरा के कई पर्यायवाची शब्द इसमें आ गए, वसुधा, भू, धरा। वो कह रहे हैं कि लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, तीसी कहते हैं अलसी को। तो कह रहे हैं कि तीसी नीली, जो तीसी के नीले फूल हैं, अलसी के जो नीले फूल हैं वो खिल गए हैं खेत में, वो जहाँ पे अलसी उगाई हुई है वहाँ उसके नीले फूल खिल गए हैं और नीचे हरे हरे डंडे हैं, मतलब उसका पौधा हरा हरा होता है। तो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि हरी धरा से झांक रही है, ऐसा लगता है कि धरती जो है वो हरी है और धरती से नीलम की कलियां झांक रही हैं। नीलम क्या है, नीले रंग का रत्न होता है नीलम। तो कह रहे हैं कि अलसी की नीले फूल खिल गए हैं, जो कि हरी धरा से मतलब हरी भूमि से नीलम की कलियां झांक रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि अलसी के नीले फूल को खिले देखते हैं तो कहते हैं कि वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो कि नीलम की कलियां हरी धरा से झांक रही हों। बच्चों समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, पिछले पैरे में कवि क्या कहता है कि खेतों में पहुंचकर देख रहा है कि उसे ऐसा लगता है कि वहाँ की धरती बहुत अधिक प्रसन्न है। ये पिछली पंक्तियों का मैं बता रही हूँ फिर से। और यह प्रसन्नता गेहूं और जौ के लहलाते पौधे हैं जिन पर बालियां आ गई हैं, अर्थात वे अब नयान देने में सक्षम है। और अरहर और सनई के पौधों पर भी फूल खिल गए हैं और वे ऐसे छटा बिखेर रहे हैं जैसे कि सोने की करधनी पर छटा भी करती है या सोने की करधनी के समान शोभा युक्त है। पीली पीली सरसों में फूल चुकी है
और उसमें से उठने वाली तेल जैसी हल्की गंध पूरी वायुमंडल में फैल गई है। फिर आगे उन्होंने बताया था कि नीली अलसी जो है, जो अलसी के नीले फूल हैं, खिलते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कि नीलम की कलियां हरी भरी धरती से झांक रही हूँ। अब तीसरा पद्यांश देखिए। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। और जब हवा चलती है तो क्या होता है कि जो मटर की बलियां हैं वो हिलती हैं, तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूलों में मिलजुल कर मटर की कलियां जैसे सखियां आपस में खिलखिलाती हैं, हंसती बोलती हैं, ऐसे ही वो आपस में खड़ी होकर बोल रही, हंस रही हैं। यहाँ जो बसंत के आगमन से रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो मटर होती हैं वो बेल में होती है ना मटर, तो मटर की फलियों की तुलना सखियों से की गई है। फिर आगे कह रहे हैं मखमली पेटियों सी लटकी। पेटी है जो ये संदूक को कह रहे हैं यहाँ पे, तो संदूक, यहाँ पे संदूक से मतलब है पेटी का। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी। छिमिया कहते हैं मटर की फली को कहते हैं छिमिया, सेम की फली को भी कहते हैं। छिमिया छिपाए बीज लड़ी मतलब इस फली में बीज होते हैं, तो वो कहते हैं कि मखमल पेटियों से लटकी छिपियाँ छिपाए बीज लड़ी। जो बीज की लड़ियाँ हैं, लड़ी है जो मतलब माला, जो इसके अंदर जो बीज हैं मटर में, वो फलियाँ हैं जो मटर की, वो मखमली पेटियों के समान लटकी हुई हैं, जिनमें बीजों की लड़ियाँ हैं, छिपी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली। और जब बसंत का मौसम आता है, फूल खिलते हैं, तो तितली, रंग रंग की तितलियाँ, विभिन्न रंग की तितलियाँ यहाँ घूमती रहती हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर 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 तितलियाँ रंग बिरंगे फूलों पर सुंदर सुंदर तितलियाँ मंडराती रहती हैं। और जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ये जो इतने सारे फूल हैं, जब वो हिलते हैं तो आपस में जो इनकी डंडियां हैं, वृंत मतलब डंडियां, डंठल, तो फूल के नीचे जो स्टिक्स होते हैं ये कहलाते हैं वृंत। तो जब ये फूल हिलते हैं तो आपस में एक दूसरे पे गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूल की खुशी से ये फूल रहे हैं और उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पे। और जब यहाँ वहाँ लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि डंठल जो है, डंठल से डंठल पर उड़ उड़ कर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब खुशी के मारे वे झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा कवि को महसूस होता है। नेक्स्ट देखिए चौथा पद्यांश। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, मंजरी मतलब आम की जो मंजरी होती है, कोपले आती हैं, ये मंजरी कहलाती हैं, इसको बौर भी कहते हैं। रजत मतलब सिल्वर मतलब, और स्वर्ण मतलब सोना होता है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब सफ़ेद रंग की और पीले रंग की मंजरियाँ जो हैं, जो कोपले हैं, लद गई आम तरु की डाली। आम मतलब आम, तरु मतलब पेड़, पेड़ मतलब डाली, मतलब डाली तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कह रहे हैं कि इस मौसम में आम जो है आम के पेड़ की डाली लद गई है, आम से सफ़ेद और पीली मंजरियों से लद गई है। आम के पेड़ की डाली सफ़ेद और पीली मंजरियों से लद गई है, मतलब भर गई है। क्योंकि जब आम आने वाले होते तो क्या होता है, उसकी जो मंजरियाँ होती हैं, वो कोपले होती हैं, वो भर जाती हैं, तो वो उनको किस कलर की लग रही है, गोल्डन और सिल्वर कलर की लग रही है। फिर है ढर रहे ढाक पीपल के दल, ढाक झड़ रहे हैं,
ढाक मतलब पलाश को कहते हैं, पलाश का दूसरा नाम है ढाक। पीपल के दल, पीपल तो आप लोग जानते हैं ना, पीपल के पत्ते गिर रहे हैं और ढाक भी झड़ रहे हैं। ओ उठी कोकिला मतवाली, कोकिला कोयल को कहते हैं और प्रकृति ने ये सारे सुखद परिवर्तन कोयल भी देख रही है और वो मदमस्त हो गई है। मदमस्त होके वो क्या कर रही है, मधुर गीत सुना रही है। तो कह रहे हैं कोयल भी मतवाली हो गई है, मदमस्त हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और जब कटहल पक जाता है तो महकता है, तो वो कह रहे हैं कि कटहल पक गए हैं जिनकी महक, मीठी महक हवा में तैर रही है। मुकुलित जामुन, जामुन अध खिले हैं, मुकुलित का मतलब अध खिला। जंगल में झरबेरी झूले, और जंगल में जो छोटे छोटे बेर होते हैं उनकी झाड़ी, बेरों की झाड़ी छोटे छोटे भर गई है बेरों से और झूल रही है। फूले आड़े नींबू दाड़िम, आड़ू बीज को कहते हैं और नींबू दाड़िम अनार को कहते हैं, नींबू लेमन को कहते हैं, दाड़िम अनार को कहते हैं। तो कहते हैं आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली ये सब फूल रहे हैं। अब अगले देखिए, अगले पद्यांश में देखिए क्या है। पद्यांश 5 में देखिए, मीठे पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। चित्तियाँ मतलब धब्बों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमरूद में पड़ जाती है ना, तो कह रहे हैं अमरूद पीले हो गए हैं और उसमें मीठे भी हो गए हैं, क्योंकि जब पक जाते हैं अमरूद तो वो पीले हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, पके हुए अमरूद मीठे हो जाते हैं। तो अब उसमें जो पीले मीठे अमरूद हैं उनमें लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं, चित्तियाँ पड़ गई हैं, अमरूद पक गए हैं और साथ ही उसमें पक गए सुनहले मधुर बेर, मतलब और जो बेर हैं मीठे बेर वे भी सुनहरे हो गए हैं अर्थात पक गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, और अवली कहते हैं छोटे छोटे आंवलों को जो अभी बस बन रहे हैं, अभी पूरा आंवला बना नहीं है, छोटे छोटे आंवले हैं। वो इस तरह से डाल में लगे हैं, पास पास में लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं, जैसे आभूषणों में हम नग जड़ते हैं पास पास, उसी तरह पेड़ पे आंवले जड़ी हुई है। लहले पालक, पालक लहला रहा है। मह धनिया, धनिया महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम फल गई है और फैल गई है। लौकी की जो क्या नाम उसकी बेल होती है वो क्या हो गया है, फैल रही हैं, फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर कैसे हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, मखमल से हो गए हैं, मखमल से उनकी तुलना की हुई टमाटर की मखमल जैसे हुए, उनके समान हो गए हैं, मखमल जैसे टमाटर हो गए हैं जो लाल लाल कलर के हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और कह रहे हैं जो मिर्च हैं वो बड़ी बड़ी हो गई हैं, हरी हरी हो गई हैं, क्योंकि मिर्चों के पौधों पे गुच्छों में मिर्चें आ गई हैं। वो कैसी लग रही हैं, मिर्चों की बड़ी हरी थैली के समान वो लग रही हैं, क्योंकि मिर्चों के जो पौधे हैं वो जो लगी हुई है वो एक बड़ी हरी थैली मतलब बैग के समान लग रही हैं। फिर छठा पद्यांश देखिए, ये नदी के किनारे का दृश्य है। छठा पद्यांश में जो कवि ने अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है, गंगा नदी के किनारे का वो जो बता रहे हैं कि जो 7 रंगों वाली गंगा के किनारे रेत है वो इस प्रकार दिखाई दे रही हैं कि बालू के
सांपों से अंकित, मतलब बालू के सांप हैं। जो गंगा की सतरंगी रेत है वो बालू में जो रेत है, तो वो बता रहे हैं कि उस पर जो पानी आ रहा है वो सांप की तरह आ रहा है और जा रहा है। मतलब जो सतरंगी रेतों पे पानी सांप की तरह अंकित हो रहा है, वो धूप में चमक रहा है, तो वो सतरंगी रंग की दिखाई दे रही है। सतरंगी 7 रंगों वाले को कहते हैं। सुंदर लगती सरपट छाई तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा के तट पर जो तरबूजों की खेती है वो फैली हुई है और पत्ते आदि से ढकी हुई है, और वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अंगली की कंघी से बंगले कंगली संवारते हैं कोई। अब आगे वो कह रहे हैं जो जल पक्षी हैं, बंगले हैं, बंगले जो हैं गंगे की नदी के तट पर पानी में, कम गहरा पानी है वहाँ पे खड़ा रहता है वो, तो मछली पकड़ने के लिए वो खड़ा रहता है। तो वो कहते हैं कि वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अपनी अंगली से, अपने पंजे से अपनी कलगी संवार रहे हों। फिर आगे कह रहे हैं तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर। सुरखाब एक पक्षी होता है जो बहुत सुंदर होता है। पुलिन का मतलब होता है तैरना। गंगा के तट पर वो कह रहे हैं गंगा के तट पर जो पानी है, कम गहरा पानी है, जो सुरखाब पक्षी है उनको चकवा भी कहते हैं, वो जल में उतर रहे हैं। पुलिन पर मंगरोठी रहती है सोई। जो पुलिन कहते हैं जो गीली रेत है जो नदी के तट पर होती है उन्हें पुलिन कहते हैं। मंगरोठी कहते हैं एक प्रकार का पक्षी होता है, इसका कई लोग शिकार करते हैं। तो वो मगराठी पक्षी भी वहाँ पे गीली रेत में सुस्ताया हुआ सोया दिखाई दे रहा है। अब लास्ट पद्यांश देखिए, अंतिम पद्यांश देखिए। हंसमुख हरियाली हिम आलप। और यहाँ बताया रात्र का समय है और गांव कैसा दिखाई देता है, इस पैरा में ये बताया गया है। उसी का चित्रण कवि ने इस पद्यांश में किया है। यहाँ हरियाली का मानवीकरण इन्होंने कर दिया है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। वही कह रहे हैं कि जो हरियाली है वो बहुत प्रसन्न है अपनी समृद्धि से। जो भी परिवर्तन प्रकृति में समय हो रहे हैं उसकी समृद्धि से, वो उसकी समृद्धि का सूचक है, संकेत है कि मतलब जो पक रही है, पेड़ आम हो रहे हैं, गेहूं में बाली आ रही है, फल फूल खिल रहे हैं, फल आने वाले हैं, उसके बौर आ गए हैं। तो इस तरह की जो सारे परिवर्तन हैं वो हरियाली बहुत प्रसन्न है। हिम आतप जो सर्दियों की धूप है, हिम का मतलब होता है बर्फ, आतप का मतलब है धूप। हिम आतप का मतलब यहाँ पे है सर्दियों वाली धूप। सर्दियों का मौसम बीतता तभी बसंत आता है, तो उसी हल्की हल्की ठंड में जो धूप है उसमें हरियाली जो वो बहुत खुश है, प्रसन्न है, सुख से अलसाए से सोए। और कभी वो सुख से अलसाई हुई लगती है और कभी सोई हुई दिखती है, ऐसा कवि को लग रहा है। सुख से अलसाई हुई सोई सी लगती है कवि को लगता है कभी वो अलसाई हुई है सर्दियों की धूप में अलसाते हुए, और वो कभी सो रही है, क्योंकि सुख है, सुख में अलसाते हुए सो रही है। भीगी अंधियाली में निशी का मतलब होता है रात में, भीगी मतलब होश से भीगी, अंधियाली मतलब अंधेरी रात है भीगी हुई, तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। तारक मतलब तारे सपनों में से खोए मतलब तारे। मरकट डिब्बा, ग्राम मतलब गांव। मतलब कहना है कि जो तारे हैं वो स्वप्न में खो गए हैं और उन्होंने मरकत का जैसे डिब्बे खोल दिए और जिस पे नीले आकाश का आच्छादन हो गया है, आवरण बिछ गया है, ऐसा कवि को लग रहा है।
निरपम हेमंत में स्निग्धसान। जो ये सर्दी का अंत है, जाती हुई सर्दी जो है, इसमें बहुत ही शांत सी, स्निग्ध सी, कोमल सी एक छटा सी रहती है, जो इस गांव की शोभा है। निज शोभा से, जो इस गांव की शोभा से हरता जनमन। जो गांव है इस जाती हुई ठंड में बहुत ही शांत और कोमलता से भरा हुआ लग रहा है और अपनी शोभा के द्वारा सभी लोगों का मन हर रहा है या आकर्षित कर रहा है, उनका मन हर रहा है। बच्चों एक बार और देख लीजिए कि जो सर्दियों की धूप से हंसमुख हुई हरियाली, मतलब इसमें कवि ने मानवीकरण किया है और मानवीकरण का सहारा लेते हुए उन्होंने हरियाली का मानवीकरण किया है। जो फसल की हरियाली है उसकी गांव की संपन्नता का प्रतीक माना है उस हरियाली को, और वो ऐसे मान के चलते हैं कि इस हरियाली में फसल के चेहरे पे मुस्कान बिखेर दी है। उसी मुस्कान के साथ वह सर्दियों की धूप में कभी अलसाई सी लगती है और कभी अलसाकर सोई सी दिखती है। ओस से भीगी हुई इस अंधेरी रात में जो इस हरियाली पे बूंद की बूंदें ठहर गई हैं, वो कैसी प्रतीत होती हैं? तारक सपनों में से खोए। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो जैसे जो ओस की बूंदें हैं ये तारे हैं और जो अपने सपनों में खोए हुए हैं। फिर आगे है ये जो पूरा गांव है, इसमें जो फसल है उसकी हरियाली है, ये सब समृद्धि का प्रतीक है। और जो हरे रंग से रत्न होते हैं, नीलम पन्ना जो है जिनको हम कहते हैं, उसका कोई डिब्बा खुल गया है। ऐसा हरे भरे गांव को देखकर ऐसा लगता है कि डिब्बा खुल गया है और इस हरे भरे गांव के ऊपर पन्ने से भरा हुआ कोई डिब्बा खुला हुआ है और उस पर नीले रंग का जो आकाश आच्छादित है, जो नीले रंग से आकाश ढके हुए है। और अंतिम दो पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि हेमंत मतलब सर्दियों का जो अंत है, जो सर्दियों के मौसम का आखिरी दिन है, जाती हुई सर्दी है, ये इन दिनों में चारों तरफ से लहराती हुई फसलें इस गांव की समृद्धि है। जो लोग हैं उनको निज शोभा से हर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। बच्चों आशा करती हूँ आप लोग को ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बेटा शब्दार्थ तो इस बुक में दिया है, वो आप लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्यों कहा है बेटा? ये लेसन मैंने बताया है। इसका आंसर होगा कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? आंसर होगा कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। मैंने बताया था ना, जो जाड़ा जा रहा था तो बसंत ऋतु आ रहा था, तो आंसर होगा कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। फिर है, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? आंसर है, मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकट के डिब्बे सा खुला कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? आंसर है, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं।
किंकड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें का क्वेश्चन है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेते। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। जो गंगा नदी की बेटा जमीन है इसको सतरंगी कहा गया है। मतलब इसका आंसर वो, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांपों के समान प्रतीत होती हैं। खा क्वेश्चन है इसी में नीचे, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ होगा, इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। ऐसे में लगता है जैसे दोनों आलस से भरकर सोए हुए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इसका खा वाले का आंसर। इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है। ऐसा लगता है जैसे दोनों आलस से भरकर से सोए हुए हैं, आलस से भरकर सोए हुए हों। ये 6वां क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो कौन सा अलंकार है बेटा, इसमें बताना है। तो देखिए, हरे हरे पुनरुक्ति अलंकार है। हरे हरे दो एक ही शब्द 2 बार आया है। फिर हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि हा शब्द 2 बार आया है। पुनरुक्ति अलंकार आप लोग में है नहीं। पुनरुक्ति अलंकार में होता है कि एक ही शब्द रिपीट होता है। तो हरे हरे रिपीट हो रहा है इसलिए पुनरुक्ति अलंकार है। हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है। और तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है क्योंकि शरीर की तुलना तिनकों से की गई है। मतलब तिनकों का भी शरीर है यहाँ पे बताया गया है। तो ये मानवीकरण अलंकार है। 3 अलंकार है, हरे हरे पुनरुक्ति अलंकार है, हिल हरित अनुप्रास अलंकार है, तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। ये 7वां क्वेश्चन है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। तो आंसर होगा, इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत भारत के खेती प्रधान राज्यों में प्रमुख है। रचना और व्यक्ति के क्वेश्चन देख लीजिए। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल, मधुर तथा प्रभावमयी है। अलंकारों का प्रयोग करके कविता के सौंदर्य में और भी वृद्धि हुई है। तो बेटा इस तरीके से ये सब क्वेश्चन है। फिर आगे तो कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है। और तो ये आपको जानकारियाँ जो दी है ये खुद प्राप्त करनी है पेड़ पौधों को देखकर। और शब्दार्थ इसमें दिए हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और बेटा आप लोग के 9th क्लास का हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो रहा है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। हम लोग टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू।